कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश को किस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप एचटेट की, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसमें भी हिंदी ग्रामर आता है और अपठित गद्यांश आता है। तो देखिए, ये जो गद्यांश है इसके दो तरीके हैं हल करने के। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है। तो आपके लिए सबसे आसान क्या होता है कि आप एक बार ना पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो हम कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर सकते हैं, हमें इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप पहले प्रश्न पढ़ लेंगे फिर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं आपको तरीका बता देती हूँ। देखिए, पहले आपने एक प्रश्न पढ़ा, फल ना मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं। तो सोचो, फल ना मिलने पर कौन निराश हो जाएगा? आशावादी लोग, अधिक आशावादी लोग, कम आशावादी लोग या निराशावादी लोग। तो देखिए, फल अगर किसी को नहीं मिलता, कोई मेहनत कर रहा है उसको फल नहीं मिल पा रहा, तो आशावादी लोग तो कभी भी निराश नहीं होंगे, इसको तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते। अधिक आशावादी लोग भी नहीं यहाँ पे निराश होने लगेंगे, बताइए। तो जो बहुत ज़्यादा आशावादी लोग हैं वो निराश होने लगते हैं, जिनको ज़्यादा ही आशा होती है, ये नेगेटिव टर्म में होती है। कम आशावादी लोग या निराशावादी लोग, आप मान लो आपको भी इसका आंसर पता ही नहीं है, आपको इसका आंसर नहीं पता क्या है ना, मैं इसको समझा रही हूँ। बस आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, फल ना मिलने पर कौन निराश होते हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसे शब्द ढूंढने की कोशिश करो अपने पैरा में, फल ना मिलने पर। तो ये देखिए, यहाँ है, फल की कामना करने लगते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त न होने पर निराश हो जाते हैं। अब इसी निराश हो जाते की लाइन को अब पीछे पढ़ते चले जाओ, इससे आप कनेक्ट होना है आपको। तो देखिए, इसकी जो कनेक्टेड लाइन है वो शुरू से ही है, यदि हम निरंतर प्रयत्न करेंगे तो निश्चय ही अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, ये अलग होगी। किंतु प्रायः देखा जाता है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की कामना करने लगते हैं। कौन से लोग? अधिक आशावादी लोगों की यहाँ बात हुई है, तो आंसर हमें बहुत आराम से मिल गया है, इसका आंसर है अधिक आशावादी लोग। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए? फल की कामना करनी चाहिए, निरंतर प्रयत्न करने चाहिए, हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए या परिस्थितियों से मुकाबला करना चाहिए। क्या करना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए? तो लक्ष्य प्राप्ति से रिलेटेड हम लाइन ऊपर पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं तो लिख रही होगी ना लक्ष्य प्राप्ति। तो ये है, अगर हम निरंतर प्रयत्न करेंगे तो निश्चय अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, ये मिल गया लक्ष्य प्राप्ति। अगर हम निरंतर प्रयत्न आ रहा है इसमें, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा निरंतर प्रयत्न। अब बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं हिम्मत से मुकाबला और परिस्थितियों से मुकाबला भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लिख रहा है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात पूछी गई है, तो वो निरंतर प्रयत्न की बात की गई है। थोड़ा सा ही अंतर होता है, ये एग्जाम में जब आप जाएंगे तो होती है कंफ्यूजन, लेकिन प्रैक्टिस करके जाओ थोड़ा समझ के, फिर नहीं होगी। इसके बाद है आशावादी शब्द का विलोम क्या होगा? निराश होगा, दुखी होगा, निराशावादी या डिप्रेशन होगा। तो ये तो बहुत साधारण है, निराशावादी। मनोवांछित शब्द का क्या अर्थ है? इच्छित, लाभदायक, परीक्षित या मन को खुश करने वाले। क्या होता है मनोवांछित? अब मनोवांछित का अर्थ इसमें नहीं दिया गया आपको अपठित गद्यांश में, खुद ही बताना है। मनोवांछित मतलब जो आप चाहते हो, जो आपका मन चाहता है। मन को खुश करने वाले कहेंगे या इच्छित कहेंगे, बताइए इनको। तो ये मन को खुश करने वाले नहीं, ये होते हैं इच्छित, यानी कि जिसकी इच्छा होती है, मनोवांछित। इसके बाद है परिश्रम शब्द का अर्थ है। अब परिश्रम शब्द का अर्थ भी आपको इस गद्यांश में नहीं दिया गया, तो आपको ही बताना है परिश्रम का मतलब क्या है। साहस है, काम है, हिम्मत है, कठिन मेहनत है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका है कठिन मेहनत। तो कितने आसानी से हमने इस गद्यांश को सॉल्व कर लिया, देखिए। और बाकी देखिए, जो स्टूडेंट्स को अगर आदत है कि वो पहले यहाँ पे गद्यांश को ही पढ़ें तो वो पढ़ सकते हैं, वो गलत नहीं है, सबका तरीका अलग अलग है, बस मैं थोड़ा आसान तरीका बता रही हूँ। अब देखिए, फिर से एक और गद्यांश आ चुका है, हम 2 गद्यांश ही सॉल्व करेंगे इस क्लास में। अगर आप कहोगे तो मैं और भी गद्यांश की प्रैक्टिस लेकर आऊँगी। तो एक और गद्यांश है, अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे, छोड़ दो, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है, एक एक लाइन को समझने में लग जाओगे। हम पढ़ेंगे यहाँ से, भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो देखिए, इतना तो सबको ज्ञान है कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अब यहाँ डेट दे रखी है, चलो नहीं पता आपको, मैं मान लेती हूँ आपको पता ही नहीं, आप ऊपर आ जाओ। आप कहीं ना कहीं यहाँ डेट तो आ रही होगी, तो ये आ रही, देखो 15 अगस्त 1947, सिर्फ डेट देखो और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि
भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध जोड़े। जो स्वतंत्र भारत है हमारा, जो फ्री इंडिया है, तो उसका दूसरे जो देश हैं, जो हमारे इंडिया है और जो दूसरे देश हैं, कैसे संबंध है इंडिया के दूसरे देशों के साथ, राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, कैसे देश जुड़े संबंध। तो संबंधों के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पढ़ेंगे, अब क्योंकि हमें तो नहीं है नॉलेज, तो कहीं ना कहीं संबंध के बारे में यहाँ बात हो रही होगी। तो देखिए यहाँ ये लिख रहा संबंध शब्द, इसी लाइन को पढ़ो फिर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के दूसरे देशों के साथ भारत के राजनयिक एवं सांस्कृतिक, ठीक है, कौन से संबंध जुड़े, राजनयिक एवं सांस्कृतिक। तो आंसर हमें मिल गया, ये है हमारा आंसर, राजनयिक एवं सांस्कृतिक। इसके बाद आजीविका का क्या अर्थ है, उपार्जन है, मेहनत है, वेतन है या रोजगार है। तो मेहनत तो नहीं होता, आजीविका होता है जो कुछ कमा के लेके आते हैं। वेतन है, वेतन हो सकता है, रोजगार तो एक नौकरी होती है, उपार्जन अलग चीज़ है। तो ये आपको अर्थ पूछा गया, तो इसका अर्थ है वेतन। आजीविका का क्या अर्थ है, वेतन। इसके बाद है यात्रा वृतांत का क्या अर्थ है। ये कहाँ है, ये आपके अब गद्यांश में नहीं है, गद्यांश से सिर्फ आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, अब ये खुद आपको बताने हैं, ठीक है। यात्रा वृतांत से आप क्या समझते हो, भ्रमण है, सफरनामा है, पर्यटन है या विदेश भ्रमण है। क्या होता है यात्रा वृतांत, देखिए यात्रा वृतांत होता है यात्रा के बारे में बात करना, यात्रा के बारे में बताना, तो वो होती है सफरनामा, सफर के बारे में बताना, सफरनामा, ठीक है। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्र का विलोम शब्द हो जाएगा परतंत्र। क्या हो जाएगा, परतंत्र। तो बहुत आसानी से आपको समझ आए, नहीं आई, बस अब आप एक बात बताओ, क्या मैं आपको आगे कराऊं। चलो मैं एक और पैराग्राफ करा देती हूँ, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम एक और गद्यांश यहाँ कर लेते हैं ऐसे ही आसान तरीके से। हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, निर्माण का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। निर्माण का, रचना होता है विलोम शब्द, उल्टा बताना है हमें। विनाश है, बनावट है या सृजन है। देखिए सृजन बनावट तो नहीं हो सकते, रचना भी नहीं हो सकता, विलोम पूछा उल्टा, तो निर्माण का उल्टा विनाश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसका अर्थ कॉमन है, लेकिन फिर भी देखो इसमें दे भी रखा है, देखो यहाँ निर्माण है, निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है, तो निर्माण का स्थान पर जब विनाश, तो ये दोनों विलोम शब्द हैं। इसके बाद है मार्गदर्शन का क्या अर्थ है, उपाधि है, उद्देश्य है, रास्ता है या रास्ता दिखलाना। मार्गदर्शन से क्या समझते हैं, दूसरे का जब किसी का मार्गदर्शन मिले तो क्या होता है, हम उपाधि है क्या, मार्गदर्शन नहीं है, उद्देश्य है क्या, नहीं है, रास्ता है क्या, नहीं है। मार्गदर्शन होता है रास्ता दिखलाना, जब दर्शन का मतलब दिखलाना, मार्ग का मतलब रास्ता, जब कोई किसी को रास्ता दिखलाता है तो उसको मार्गदर्शन कहते हैं। इसके बाद है शक्ति विनाश की ओर कब अग्रसर होती है, अधिक आवेश और शक्ति के अभाव में, जब ज़्यादा आवेश आ जाए और शक्ति का अभाव हो, ठीक है। आवेश तो ज़्यादा है लेकिन शक्ति कम है, या सही शिक्षा और उचित मार्गदर्शन के अभाव में, या दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। अब इसका तो आंसर आप यूं ही नहीं दे सकते। चलो तो शक्ति विनाश की ओर कब अग्रसर होती है, एक बार हम पैरा में से पढ़ लेते हैं, क्या पता हमें ये बहुत आसानी से मिल जाए। तो यहाँ देखिए शक्ति और हम क्या पढ़ेंगे, विनाश। तो शक्ति प्रेरणा और निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है, हम इसी लाइन को पढ़ेंगे। कब, इस अवस्था में यदि शिक्षा और उचित मार्गदर्शन ना मिले। यहाँ शिक्षा और उचित मार्गदर्शन की बात हुई है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, सही शिक्षा और उचित मार्गदर्शन के अभाव में, ठीक है, विनाश की ओर ले जाती है। इसके बाद है हमारे देश की शिक्षा पद्धति क्या कार्य करती है। तो चलो समझते हैं शिक्षा पद्धति क्या कार्य करेगी। वो शिक्षा पद्धति देखो कहाँ लिख रही है, दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा पद्धति केवल उपाधि बांटने का काम करती है, ठीक है, उपाधि बांटने का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, उपाधि देने का काम करती है शिक्षा पद्धति। इसके बाद है दुर्भाग्य का विपरीत शब्द क्या है। दुर्भाग्य का क्या होता है भाई, ये होता है सौभाग्य। दुर्भाग्य बुरा भाग्य, सौभाग्य अच्छा भाग्य। तो आई होप कि आपको सब समझ आ गए हैं ये गद्यांश। आगे भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी अगर आप चाहेंगे तो। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।